नमस्कार मित्रों, फ्यूचर क्लासेस ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विकास मिश्रा आपके सामने एक बार पुनः हाजिर हुआ हूँ। जैसे कि हम लोग अभी कवर कर रहे हैं सीटेट संस्कृत, और संस्कृत के अंतर्गत आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो उपसर्ग पढ़ने वाले हैं। उपसर्ग अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर देखा जाएगा तो उपसर्ग एक ऐसा टॉपिक है जो आपके संस्कृत में भी आपको काम आता है, हिंदी में भी काम आता है, और इसके साथ चाहे आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, यानी अगर देखा जाएगा उपसर्ग एक ऐसा आपका टॉपिक है जो हर एक एग्ज़ाम में, यानी जिस भी एक दिवसीय परीक्षा में आपसे अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हिंदी आती है तो ये मान के चलिए कि आपके 2 से 3 नंबर पक्के हैं। यानी सीधे सीधे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने उपसर्ग पढ़े तो कोई भी आप अगर एक दिवसीय परीक्षा देते हो, यानी कोई भी एक दिवसीय परीक्षा है जिसमें आपका हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट है, यानी जिसमें हिंदी है, तो निश्चित है आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपके फंसने ही फंसने हैं। यानी उपसर्ग जो आपका टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और देखा जाए तो बहुत ही सरल है। अगर देखा जाएगा तो जो उपसर्ग आपका अध्याय है या टॉपिक है यह बहुत सरल है, और यहाँ से जब मैं आपको समझाऊंगा तो और भी सरल भाषा में आपको समझाने जा रहा हूँ। बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट करना है और थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिएगा, अगर देखा जाएगा कहूँगा मैं तो उपसर्ग होते क्या हैं। देखिएगा, अगर आप परिभाषा की बात करोगे तो उपसर्ग जो होते हैं, यानी उपसर्ग वह कह सकते हो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व कह लीजिए या पहले या आदि में जुड़कर उसके अर्थ को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। अब देखिएगा, उपसर्ग में जो है देखा जाएगा तो उपसर्ग 2 शब्दों से मिलकर बना है। उप का मतलब क्या हो जाएगा, समीप, और सर्ग का अर्थ होगा सृजन करना। यानी देखिएगा, सीधे सीधे आपका अर्थ निकलता है कि उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं। शब्दांश मतलब शब्द के अंश, अंश का मतलब शब्द के टुकड़े, ये पूरे एक नहीं होते हैं। यानी ये आपका देखा जाएगा तो आप कभी ये नहीं कह सकते हो कि उपसर्ग जो हैं वह क्या है, आपके शब्दांश हैं। ये कभी भी एक शब्द नहीं होते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा है कि उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं, या कह लीजिए वो टुकड़े होते हैं। यानी उपसर्ग अगर देखा जाएगा तो क्या होते हैं, आपके शब्दांश होते हैं, या कह लीजिए क्या होते हैं, शब्द के टुकड़े होते हैं जो किसी शब्द के, यानी जो भी आपका शब्द लिखा होता है वो किसी भी शब्द के, चाहे पूर्व कहिए, चाहे पहले कहिए, चाहे आदि कहिए, इन तीनों का जो अर्थ निकल कर आता है, यानी अगर इन तीनों की अर्थ की मैं बात करूं तो इन तीनों का जो अर्थ होता है वह आपका किससे होता है, शुरुआत से होता है। यानी उपसर्ग जो होते हैं वह शब्दांश होते हैं, शब्द के टुकड़े होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व कह लीजिए या पहले कह लीजिए या आदि कह लीजिए कि शुरुआत में लगकर उसके अर्थ को, यानी क्या होते हैं, उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। यानी जो मूल अर्थ होता है, जो मूल अर्थ में क्या ला देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है,
यानी जो पहले का अर्थ है उस अर्थ में क्या आएगा, परिवर्तन आ जाएगा। अभी बात करूंगा मैं कैसे परिवर्तन आता है। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी जो उपसर्ग बना होता है कितने शब्दों से मिलकर बना होता है, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है उप। उप का अर्थ जो होता है वो क्या होता है आपका, समीप होता है। और सर्ग शब्द का अर्थ जो निकल कर आता है वो आपका सृजन करना होता है। यानी उप शब्द का जो अर्थ है वह क्या है आपका, समीप है। और सर्ग शब्द का अर्थ होता है सृजन करना, यानी जो किसी भी शब्द के समीप आकर, पास आकर उसके ग्रहण कर लेता है। यानी ये जैसे पानी होता है, कहते हैं कि पानी को किसी भी रंग में मिलाओ ये उसी के रंग में मिल जाता है, वैसे उपसर्ग हैं, किसी भी शब्द में आप जोड़ोगे तो उसी के शब्द के उसमें ही ढल जाता है। तो वहीं क्या कहलाएंगे आपके, उपसर्ग कहलाते हैं, जिसमें उप का शब्द का अर्थ समीप होता है और सर्ग शब्द का जो अर्थ आपके सामने निकल कर आता है, सर्ग शब्द का अर्थ क्या हो जाता है आपके, सृजन करने से आपका माना जाता है। तो जो उपसर्ग होते हैं, यानी अगर मैं उपसर्गों की बात करूं तो आपके संस्कृत में जो उपसर्ग होते हैं, यानी अगर कह सकते हो कि संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 है। संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं कितने आपके माने जाते हैं, 22 माने जाते हैं। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पर फिर से परिभाषा लेके चलता हूँ। परिभाषा मैंने बताई, अब इसको आप उदाहरण के द्वारा समझिएगा तो आपको और अच्छे से जो इसका पूरा वैल्यू है कि उपसर्ग कैसे प्रयोग हो रहा है ये आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं, पहली ना लिखी है। तो उपसर्ग क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। जैसे आपने अगर कोई शब्द लिखा, यानी जैसे आपने कोई भी शब्द लिखते हो तो क्या कहलाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। देखिएगा आपने लिखा आ, तो आ क्या है, एक शब्दांश है। यानी क्या है, यानी उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व पहले आदि में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। तो यह शब्दांश है, शब्द का टुकड़ा है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जब यह किसी के साथ जुड़ता है तभी अपने अर्थ को क्या है, बदलता है। अब आ उपसर्ग है और यहाँ पर आपने एक शब्द लिख दिया मन, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अमन। क्या बन गया, अमन। अब अमन देखा जाएगा तो मन शब्द है और आ इसमें क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है आपका। क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट। इसी तरह से आपका जो शब्द लिखा है देखिएगा, जैसे कु लिखा है और इसमें क्या है आपका पुत्र जुड़ा हुआ है, तो इसमें आपका अब जो शब्द बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, कुपुत्र। यानी पुत्र है और जब कु जुड़ गया तो पुत्र क्या हो गया, बेकार हो गया। यानी यहाँ पुत्र का मत सिर्फ पुत्र है, लेकिन यहाँ आपने कह दिया तो इस कुपुत्र का अर्थ मतलब क्या है कि जो लड़का है वह बिल्कुल बेकार है। इसी तरह से आपने इसमें जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा, सुपुत्र बन गया। यानी ये क्या बन गया, सुपुत्र बन गया। क्या लिखा हुआ है, धन लिखा है और इधर आपने जोड़ दिया, ये क्या बन गया, निर्धन। और यहाँ जब आप बनोगे तो क्या बन जाएगा, निर्धन बन के आ गया ना। इसी तरह से आपका शब्द है उप, क्या है, उपसर्ग है और इसमें आपने कृष्ण शब्द जोड़ा तो क्या बन गया, उपकृष्ण बन गया। यानी नया शब्द क्या बन गया, उपकृष्ण बना आपका ना। तो देखिएगा ये जितने भी आपके सामने उदाहरण मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, यानी जितने भी उदाहरण आपको पढ़ने को मिले हैं, पहला अमन है, दूसरा कुपुत्र है, सुपुत्र है, निर्धन है, उपकृष्ण है। इसी तरह से आप जितने भी शब्द बनाना चाहो, जैसे ये क्या है, प्र क्या है, उपसर्ग है। यानी प्र भी जो होता है वह क्या होता है आपका उपसर्ग होता है। अब इसमें अगर आप कोई शब्द जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, प्रख्यात बना। इसी तरह से आप अगर शब्द बनाना चाहोगे
तो क्या बन गया, अमान्य बन गया, यानी क्या शब्द बन गया आपका, अमान्य बन गया। इसी तरह से अगर मैं देखूंगा तो निर क्या है, उपसर्ग है, तो क्या बन जाएगा, निरपराध, यानी क्या बन गया, निरपराध आपका बन के आएगा। अब देखिएगा, इसने जितने भी उदाहरण आपके सामने मैंने लिखे हैं, अगर मैं पूछूं इसमें उपसर्ग है या नहीं है, कभी कभी आपका ऐसे भी शब्द पूछ लेता है कि बताइए इस शब्द में आपके उपसर्ग का प्रयोग हुआ है नहीं हुआ है, तो आप बताओगे, क्या बताओगे, इसमें उपसर्ग है या नहीं है, प्राधान्य ख्यात में उपसर्ग आएगा, ये आपका गलत है। कभी कभी आपके ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि आपके सामने एक शब्द लिख देगा और शब्द लिखने के बाद आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है। अभी हम इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट जो है ये मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से, पहले आप इनको इतना देख लीजिए, यह आपको कॉन्फिडेंस यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा आपको कॉन्सेप्ट कि उपसर्ग जो होते हैं ये क्या होते हैं, एक शब्दांश होते हैं, शब्द के अंश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगते हैं और उस शब्द के पहले लगने के बाद जो शब्द का पहले अर्थ रहता है उसके अर्थ में क्या ला देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं। यानी जो अभी इनका अर्थ है अलग रहने में और जब उपसर्ग के साथ इनका अर्थ जुड़ा तो उसके अर्थ में क्या हो गया, आपको परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से ये जो भी हैं आपके, ये सभी के सभी किसके रूप में प्रयोग किए गए हैं, इसको छोड़कर, तो ये क्या है, उपसर्ग है। और यहाँ पर जो ये आपके सामने शब्द लिखे हैं ये मूल शब्द हैं, तो इनका अर्थ आपका अभी दूसरा निकल रहा है, लेकिन जब यह उपसर्ग के साथ जुड़ गए हैं तो इनके अर्थ में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। तो यही क्या कहलाते हैं, आपके उपसर्ग के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें उपशब्द का अर्थ जो होता है वह क्या होता है, आपका समीप होता है, और सर्ग शब्द का अर्थ जो होता है वह क्या होता है, आपका सृजन करने से माना जाता है। यानी उपशब्द का अर्थ होता है समीप और सर्ग शब्द का अर्थ होता है सृजन करने से, यानी जो पास आकर या कह लीजिए समीप आकर सृजन कर ले वही क्या कहलाएगा, आपका उपसर्ग के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में जो उपसर्गों की संख्या आपके सामने मैंने लिखी हुई है कि जो आपके संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के उपसर्गों की जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है, 22 आपकी मानी जाती है। अब इसमें क्या क्या और भी चीज़ें आपकी आती हैं, कुछ जो नियम हैं उनके बारे में आइए बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं एक बार। अब देखिएगा, उपसर्ग में ही आपके जो उपसर्ग आपके सामने लिखे हैं, तो कुछ उपसर्ग आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखते हैं और कुछ प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने आपको नज़र नहीं आते हैं। यानी वो उपसर्ग दिखते कुछ और हैं और जब उनमें आप उपसर्ग निकालने की कोशिश करोगे तो उपसर्ग आपके सामने कुछ निकल के और ही रूप में आपके माने जाते हैं। जैसे अगर आपके सामने कोई भी शब्द लिखा होता है तो उस शब्दों में यानी जो उपसर्ग रूप होता है वह उपसर्ग आपका बदल जाता है। तो कुछ उपसर्ग में जो बात करते हैं कि कुछ आपके उपसर्ग होते हैं, यानी देखिएगा एण संधि पर आधारित, एण संधि पर आधारित कुछ उपसर्ग, देखिएगा एण संधि पर आधारित कुछ आपके उपसर्ग ऐसे होते हैं जो दिखते आपके कुछ और हैं, लेकिन जब उनका आप अर्थ निकालने की कोशिश करते हो तो वो अर्थ किसी और के साथ ही निकलकर आपके आते हैं। जैसे देखिएगा, पहला जो उपसर्ग आपका है वो आपका कौन सा है, प्रति। आपका जो उपसर्ग लिखा हुआ है क्या लिखा है, प्रति लिखा है। अब जैसे इसमें शब्द आपने लिखा प्रत्यावेदन, आपने जो शब्द लिखा वो क्या लिखा, प्रत्यावेदन लिखा आपने। इसी तरह से आपने शब्द लिखा
ये क्या लिखा हुआ है आपके सामने, प्रत्यय लिखा हुआ है। इसी तरह से आपने शब्द लिखा, ये क्या लिखा हुआ है आपके सामने, प्रत्यक्ष लिखा हुआ है। अब जितने भी आपके सामने शब्द लिखे हैं, ये 3 शब्द आपके सामने मैंने लिखे हैं, प्रत्यावेदन, प्रत्यय, प्रत्यक्ष। इसी तरह से आपके और भी कई सारे शब्द बनेंगे, तो सिर्फ मैंने आपको उदाहरण रूप में बताए हैं। तो देखिएगा, अगर प्रत्यावेदन शब्द लिखा है, प्रत्यय शब्द लिखा है और प्रत्यक्ष लिखा है, तो इनमें आप अगर देखोगे तो आपको ये लगेगा कि जो उपसर्ग बन के आ रहे हैं वो प्र उपसर्ग हैं। यानी जो उपसर्ग बन के आपको लगेगा वो क्या लग रहा है कि प्र उपसर्ग है। हालांकि यहाँ पर प्र उपसर्ग का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया है। यहाँ पर जो उपसर्गों का आपका प्रयोग किया गया है वो कौन सा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो इसमें एक नियम का आप याद रखिएगा, अगर कोई आपके सामने शब्द दिया हो, अगर आपके सामने कोई शब्द लिखा हो और शब्द के बीच में अगर आपका कहीं पर या आता है, यानी जब आपके सामने कोई शब्द लिखा हो और शब्द के बीच में अगर आपसे या पूछ लेता है, यानी शब्द के बीच में आपका या आता है और या से पहले कोई भी आपका आधा अक्षर होता है, तो या से पहले क्या आएगा आपका, अगर कोई आधा अक्षर है, या से पहले कोई क्या हो आपका आधा अक्षर हो, तो यहाँ पर क्या करना है, उपसर्ग का चयन करते समय क्या करना है कि आधा अक्षर को क्या करना है, पूरे में परिवर्तित करना है। यानी आधे अक्षर को क्या करना है, पूरे में परिवर्तित करना है, पूरे में परिवर्तित करना है। तथा उसी में देखिएगा, तथा उसी में लघु ई की मात्रा क्या की जाती है, जोड़ दी जाती है। ये इसका नियम है, बहुत ही आसान नियम है। देखिएगा कि जब भी आपके सामने उपसर्ग पूछा जाए कि बताइए कौन सा उपसर्ग इस शब्द में बनेगा, तो अगर शब्द के बीच में आपको या मिलता है और या से पहले कोई भी आधा अक्षर आपको मिले, यानी या से पहले कोई भी आधा अक्षर मिले, यानी का से लेकर ज्ञा तक में कुछ भी आपको मिलता है, तो आपको उपसर्ग का चयन करते समय क्या करना है, आधे अक्षर को, उपसर्ग का चयन करते समय आधे अक्षर को किससे बदलना है, पूरे में परिवर्तित कर देना है। यानी आधे अक्षर को हमने क्या किया, पूरे में बदला, और पूरे में बदलने के बाद आधा जो आपने पूरा लिखा है उसी में लघु ई की मात्रा क्या है, जोड़ दी जाती है, और जो शब्द जैसे बचता है उस शब्द को वैसे ही क्या कर दिया जाता है, उसमें लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि प्रति था, तो प्रति में आपने देखा कि या से पहले क्या आया आपका ता आया, तो ता यहाँ पर आपने क्या किया, पहले पूरा लिखा, पूरा लिखने के बाद मैंने बताया कि लघु ई की मात्रा आपको जोड़ देना है, और इधर जो आपका वर्ण बचा है उसको उसी तरह से लिख दोगे, तो आपका वो शब्द क्या बन जाएगा, वही आपका उपसर्ग का रूप ले लेता है। यानी वही क्या बन जाएगा, आपका उपसर्ग का रूप ले लेता है। अब यह जो नियम चलेगा वह हर एक के साथ ही आपके नियम का पालन होता है। यानी क्या होता है कि जितने भी आप अगर आगे पढ़ोगे वो इसी के साथ ही काम करते हैं। इसी तरह से अगर आपका शब्द आगे लिखा है मैंने अभ्यास, अभ्युदय, क्या लिखा है, अभ्यास लिखा है और अभ्युदय लिखा है, अभ्यंतर लिखा है। अब देखिएगा ये जो शब्द आपके लिखे हुए हैं यही नियम इसमें भी काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या लगा है, या से पहले आपका आधा अक्षर है, तो या से आधा अक्षर क्या है, भा, तो आपने भा को पूरे में लिखा और किसकी मात्रा लगानी है, लघु ई की मात्रा जोड़ देनी है, और उससे पहले जो आपका वर्ण है उसको उसी तरह से लिख देना है। यानी अभ्यास, अभ्युदय, अभ्यंतर में अगर आपसे पूछा जाएगा किस उपसर्ग का प्रयोग होके आया है, तो इसमें जो आपका उपसर्ग बन के आएगा, कौन सा उपसर्ग बन के आएगा, अभि उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। यानी इन शब्द में अगर देखा जाए आपसे उपसर्ग पूछा जाएगा कि किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो आपको बता देना है कि यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अभि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से आपके और भी उपसर्ग हैं, देखेगा उनको भी।
अगला देखिएगा, उपसर्ग जो आपका है अधि, ये क्या है? अधि। जैसे अगर आपके सामने शब्द लिखा है अध्यापक, अध्यक्ष, यानी ये शब्द क्या लिखे हुए हैं? अध्यापक लिखा है और इसके साथ साथ क्या लिखा है आपका? अध्यक्ष लिखा है। इसी तरह से आपका शब्द लिखा है अध्यादेश, क्या लिखा है? अध्यादेश। अब इनमें पूछा जाए कि कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो सीधे सीधे आप बता सकते हो कि चाहे अध्यापक शब्द हो, चाहे अध्यक्ष पद हो शब्द हो, और चाहे अध्यादेश शब्द हो, इनमें जो उपसर्ग का प्रयोग होके आपके सामने आया हुआ है, यानी जो उपसर्ग आपके सामने है, इसमें कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? अधि उपसर्ग का ही प्रयोग किया गया है। यानी जो इसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, कौन से? अधि उपसर्ग का प्रयोग आपके सामने किया गया है। इसी तरह से आप अगर करना चाहो तो अगला जो उपसर्ग है आपका वो कौन सा है? परि। जैसे पर्याप्त, पर्यावरण। अब देखिए, दो शब्द मैंने आपके सामने लिखे, पर्याप्त लिखा है और पर्यावरण। अगर पर्याप्त शब्द आपका जो लिखा है, या कह लीजिए पर्यायवाची, पर्यायवाची, ठीक है। देखिएगा, पर्याप्त आपके सामने शब्द लिखा है, तो अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो यह भी हो सकता है। पर्यावरण भी है, पर्यायवाची। ये देखिएगा, जब आप किसी भी वर्ण के नीचे हलंत का प्रयोग कर देते हो तो इसका मतलब वह आपका जो वर्ण है वह आधे रूप में हो गया है। यानी जब भी आप किसी वर्ण के नीचे हलंत का आप प्रयोग करोगे तो हलंत के प्रयोग करने का अर्थ जो निकल कर आता है वह क्या दिखाएगा? आपका आधा ही दिखाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर चाहे ये लिखो चाहे ये, अगर देखा जाएगा तो दोनों सही हैं। और इनमें जो उपसर्ग है, क्योंकि रा है, रा को आपने पूरे में लिखा और पा आपने लिख दिया, और रा में आधी लघु ई की मात्रा आपने जोड़ दी, तो आपका जो बन गया, कौन सा बन गया? परि उपसर्ग बन के आपके सामने आ गया। यानी जो उपसर्ग बन गया वो कौन सा? परि उपसर्ग बन के आपके सामने आ गया है। तो ये थे आपके कुछ जो यण संधि पर आधारित आपके नियम हैं। कुछ नियम अभी आपके और भी बचे हैं जो हम देखेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है तो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है फ्यूचर क्लासेस के नाम से, आप उससे भी जुड़ के इसको कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।